खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों का लल्लन टॉप बुलेटिन दुनियादारी है। आपने जादूगरनी वाली वो कहानी सुनी है जिसमें उसकी जान तोते में बंद होती है। ऐसा ही एक तोता चीन का भी है, समंदर का एक रास्ता जिसमें उसकी जान बसती है। ये रास्ता चीन की जीवन रेखा है। उसके उद्योग और कारोबार इसी रास्ते पर निर्भर हैं। इस पतली सी गर्दन वाले रास्ते की चाबी है भारत के पास। चीन को लंबे समय से ये डर सताता आया है कि किसी दिन लड़ाई हुई तो भारत ये रास्ता बंद कर देगा। ऐसा हुआ तो चीन का सारा कामकाज ठप हो जाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए चीन लंबे समय से हाथ पांव मार रहा है। उसकी कोशिश है एक इमरजेंसी रूट बनाने की। क्या चीन अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया है? विस्तार से जानते हैं। लेकिन ये मामला समझने से पहले आपको भूगोल समझना होगा। समझना होगा कि नक्शे पर हम जहां हैं वहां क्यों हैं। भारत से करीब 5,500 किलोमीटर दूर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है मेडागास्कर। समझिए कि ये कुंभ के मेले में बिछड़ा हमारा भाई है और ये हमारा बिछड़ना ना होता तो हम एशिया में ना होते। हमारे बिछड़ने की ये कहानी करोड़ों बरस पुरानी है। तब की कहानी जब दुनिया में गोंडवाना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। आज से तकरीबन 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना में दरार आई। इसके कई हिस्से टूटकर अलग हो गए। इसमें गोंडवाना के पूरब का भी हिस्सा था। इसी हिस्से में थे मेडागास्कर और भारत। फिर मेडागास्कर और भारत के बीच भी विभाजन हुआ। हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मेडागास्कर अफ्रीका में रह गया और भारत वाला हिस्सा उत्तरी पूर्वी दिशा में खिसकते हुए वहां पहुंचा जहां हम आज हैं। इस विभाजन ने हमें एक बड़ा तोहफा दिया। इसने हमें एक महासागर की सबसे प्राइम लोकेशन पर लाकर बिठा दिया। वो महासागर जिसके साथ हमारी पहचान यूं गुथी कि दुनिया ने समंदर का नाम हमारे नाम पर रख दिया। अरबों ने इस समंदर को कहा बहर अल हिंद। अरबी में बहर का मतलब सागर होता है। बहर अल हिंद का मतलब हुआ हिंदुस्तान का सागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इंडियन ओशन के बीचों बीच बसा है भारत। हमारे एक तरफ है अफ्रीका, दूसरी तरफ है मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश। अपनी इस लोकेशन के चलते हमेशा से हिंद महासागर में हमारे पास एक स्वाभाविक बढ़त रही है। ये हमारा होम टर्फ है। लेकिन हमारी इस बढ़त को कम करने की फिराक में है चीन। पिछले 2 दशक से वो यहाँ सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है और उसकी ये कोशिशें हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। इन सब के बावजूद कुछ मामलों में हम अभी भी चीन पर भारी हैं। कैसे? हिंद महासागर दुनिया के सबसे अहम, सबसे व्यस्त समुद्री रूट्स में से एक है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और पूर्वी एशिया को यूरोप और अमेरिका से जोड़ने वाला ये सबसे अहम समुद्री रास्ता है। इसी हिंद महासागर में पड़ती है मलक्का जलसंधि। करीब 800 किलोमीटर लंबा समंदर का ये रास्ता इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में पड़ता है। यही मलक्का जलसंधि चीन के लिए लाइफलाइन है। चीन अपनी ज़रूरतों के लिए कच्चा तेल खरीदता है। ज़्यादातर फारस की खाड़ी, वेनेजुएला और अंगोला से ये आयात होता है। उसके द्वारा इंपोर्ट किए गए इस तेल का 80% हिस्सा इसी मलक्का जलसंधि से होकर गुजरता है और चीन जाता है। मतलब चीन की इंडस्ट्रीज, उसके कारखाने इसी जलसंधि से होकर आने वाले जहाज़ों पर निर्भर हैं। इतना ही नहीं, चीनी नौसेना के जहाज़ भी साउथ एशिया की तरफ आने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। और यही निर्भरता चीन की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। कमज़ोरी इसलिए कि इस जलसंधि की चाबी भारत के पास है। भूगोल के चलते हिंद महासागर में बसा है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप मलक्का जलसंधि के ठीक ऊपर उसके उत्तरी हिस्से में है। समंदर का ये इलाका मलक्का जलसंधि से होकर आने जाने वाले जहाज़ों की मूवमेंट के लिहाज से बहुत सेंसिटिव है। इसलिए कि मलक्का जलसंधि बहुत पतली है। जैसे कीप का निचला हिस्सा होता है ना, वैसा ही पतला। यहाँ वैसे ही जहाज़ों की आवाजाही धीमी और तंग है। ऐसे में अगर किसी दिन टेंशन बढ़ी तो चीन को तंग करने के लिए भारत को ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। इंडियन नेवी को अपने कुछ जहाज़ जलसंधि के ऊपर की तरफ अंडमान सी में खड़े कर देने होंगे। इससे इस रास्ते का ऊपरी सिरा ब्लॉक हो जाएगा, चीन जाने वाली सप्लाई रुक जाएगी। और ये डर चीन को लंबे समय से सता रहा है। इसकी एक और वजह है, जलसंधि के निचले हिस्से में सिंगापुर बसा है। उसकी अमेरिका से दोस्ती है। दोनों साथ साथ समुद्र अभ्यास भी करते हैं। अमेरिका और चीन में तनाव है। ऐसे में किसी रोज बात बहुत बिगड़ी तो सिंगापुर की मदद से अमेरिका इस जलसंधि के पूर्वी हिस्से को ब्लॉक कर सकता है। मतलब चीन के सर पर दोहरी तलवार लटक रही है।
ऐसा हुआ तो चीन क्या करेगा? उसके आगे सबसे नजदीकी विकल्प है सुंडा स्ट्रेट का, लेकिन वो इतना पतला और उथला है कि बड़े जहाज उसमें चल नहीं सकते। इसके अलावा लोम्बोक और मकासार जलसंधियां हैं, लेकिन चीन को वो रूट बहुत लंबा पड़ जाएगा। अगर चीन इस रास्ते से इंपोर्ट करेगा तो उसे हर साल $200 बिलियन की एक्स्ट्रा चपत लगेगी। मतलब मलक्का जलसंधि की ब्लॉकेज चीन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इस सारे जोड़ घटाव के बाद तस्वीर में एंट्री होती है चीन के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI की। BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो परियोजना जिसके तहत चीन का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बन रहा है। इसमें जमीन और समुद्र दोनों के रूट हैं। इसी BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है क्रा इस्मस नहर, क्रा इस्मस कैनाल। इसे थाई कनाल भी कहते हैं। ये क्रा इस्मस थाईलैंड का इलाका है। ये मलक्का जलसंधि के रास्ते में पड़ता है। इसके पूर्व में थाईलैंड की खाड़ी और पश्चिम में अंडमान सी पड़ता है। चीन थाईलैंड को साथ लेकर यहाँ एक बड़ी नहर बनाना चाहता है। इस नहर के बन जाने के बाद चीनी जहाज़ों पर मलक्का जलसंधि से आने जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। वो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सी पार करते हुए इस नहर के रास्ते साउथ चाइना सी पहुंच जाएंगे। ये नहर बनाने की प्लानिंग आज की नहीं है, 300 साल पुरानी है। 17वीं सदी में थाईलैंड के राजाओं से लेकर 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक सबने इस नहर का सपना देखा, पर बना नहीं पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्रा इस्मस इलाके की ज्योग्राफी। ये बड़ा सकरा और पहाड़ी इलाका है। समुद्री मालवाहक जहाज इतने विशालकाय होते हैं, उनकी मूवमेंट के मुताबिक अगर नहर बनाई जाएगी तो इसमें बहुत खर्च आएगा। पर्यावरण की चिंताएं जो हैं वो अलग से। ऐसे में कुछ अब तक नहीं हुआ, अब तक। लेकिन पिक्चर में फिर आया चीन। उसने थाईलैंड से कहा कि वो उस नहर योजना में निवेश करेगा, लेकिन थाईलैंड में इसके लिए आम सहमति नहीं बन पाई। इसके पीछे सिंगापुर और मलेशिया जैसी रीजनल पावर्स का प्रेशर भी था। मलक्का जलसंधि में अपनी लोकेशन के चलते सिंगापुर और मलेशिया खूब पैसा कमाते हैं। अगर नहर बन जाती तो उनका प्रभुत्व खत्म हो जाता। एक वजह चीन के प्रति आशंका भी थी। डर था कि चीन नहर के बहाने थाईलैंड पर हावी हो जाएगा। लेकिन हमेशा स्थितियां एक सी नहीं रहती। 2014 के बाद चीन के पक्ष में स्थितियां होने लगी। इस साल क्या हुआ? इस साल थाईलैंड में एक सैन्य तख्ता पलट हुआ। अमेरिका ने इसकी निंदा की। चीन ने मौके का लाभ उठाया और सराहना कर दी। जो नए तानाशाह थे, नए हुक्मरां थे, उनके साथ संपर्क बनाने लगे। चीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए थाईलैंड में खूब लॉबी बनाई और इसका नतीजा दिखा 2019 में। इस साल थाईलैंड की सरकार ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट बोर्ड से इस नहर पर सर्वे करने को कहा। सरकार ने निर्देश दिया कि नहर बनने पर थाईलैंड को होने वाले अनुमानित आर्थिक फायदे का ब्यौरा दिया जाए। ये पैसा दिखाकर नहर के सपोर्ट में माहौल बनाने की कोशिश थी, ताकि लोगों से कहा जाए कि नहर बन गई तो थाईलैंड को जादू की छड़ी मिल जाएगी। ऐसा लग रहा था कि थाईलैंड चीन को नहर बनाने की परमिशन दे ही देगा। लेकिन फिर 4 सितंबर को थाईलैंड के हवाले से एक अलग मिजाज की खबर आई। इसके मुताबिक थाईलैंड ने चीन को इस प्रोजेक्ट की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। भारत की न्यूज़ एजेंसी ANI समेत कई भारतीय वेबसाइट्स ने थाईलैंड द्वारा इस नहर परियोजना को रद्द किए जाने की बात कही है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड ने इस योजना से जुड़ा फिजिबिलिटी टेस्ट किया। इसमें राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर घाटे का सौदा माना गया और खबरों के मुताबिक थाई कनाल को रद्द करने के अलावा थाईलैंड ने चीन से पनडुब्बी खरीदने का निर्णय भी फिलहाल टाल दिया है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, रद्द किए जाने वाली ये रिपोर्ट भारतीय मीडिया में चल रही है, ANI नाम की न्यूज़ एजेंसी ने दी है। हमने इसकी पुष्टि के लिए बैंकॉक पोस्ट और नेशनल थाईलैंड जैसी स्थानीय वेबसाइट्स चेक की। ये वीडियो किए जाने तक, दुनियादारी शूट होने तक हमें थाई मीडिया में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इस बारे में अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे नहर बनने पर थाईलैंड के आगे खतरा क्या था, ये समझ लीजिए। थाईलैंड को घरेलू तौर पर इस प्रोजेक्ट से खतरा था। उसके 3 दक्षिणी प्रांतों के मुस्लिम विद्रोह पर आमादा है। अगर नहर बन जाती तो देश के 2 टुकड़ों में बढ़ जाने का अंदेशा था। इसमें एक तरफ होता उत्तरी थाईलैंड, दूसरी तरफ इंसर्जेंसी ग्रस्त दक्षिणी थाईलैंड। इन दोनों के बीच खुद ही नहर एक बंटवारा कर देती दोनों हिस्सों में। ये थाईलैंड की राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता था। इसके अलावा थाईलैंड में चीन की दखलंदाजी बढ़ने का खतरा तो था ही। एक बार नहर बन जाती तो चीन थाईलैंड का परमानेंट पार्टनर बन जाता और तब उसका प्रभाव केवल नहर तक नहीं रहता, उसका प्रभुत्व थाईलैंड की संप्रभुता के लिए चुनौती बन सकता था। आखिरी में बात भारत के हितों की करते हैं। क्या इस नहर के बनने पर भारत को कोई खतरा है? जवाब है नहीं। हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हिंद महासागर में चीन के विस्तार को काउंटर करने के लिए भारत लगातार वहां पर अपना सैन्य ढांचा मजबूत कर रहा है। हमारी एयरफोर्स और नेवी वहां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और दुरुस्त करने में जुटी है।
इंडियन ओशन की इस लोकेशन पर चीन की किसी भी बदमाशी से निपटने में हम सक्षम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडियन ओशन में अपने खिलाफ घेराबंदी कर रहे चीन की कोशिशों के आगे सुस्त हो जाएं। इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए चीन अलग अलग देशों में अपने नौसैनिक ठिकाने बना रहा है। चीनी कंपनियां 30 से भी ज़्यादा देशों के साथ इस तरह का करार कर चुकी हैं। इसमें कहीं चीन के पास पूरे का पूरा बंदरगाह है, मसलन पाकिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट, कहीं वो बंदरगाह बना रहा है जैसे म्यांमार स्थित क्यायूप्यू पोर्ट, कहीं चीन ने लोन स्ट्रेटजी के तहत बंदरगाह कब्जे में लिया है जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। इसके अलावा बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट जैसे बंदरगाहों की मिसाल भी है जिन्हें विकसित करने में चीन ने निवेश किया है। इंडियन ओशन में अपनी पारंपरिक बढ़त को बरकरार रखने के लिए भारत को चीनी विस्तारवाद का जवाब खोजना होगा। यह था दुनियादारी में आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी विश्व कविता की। आज इसमें सुनिए कनाडा की कवि जैकलिन टर्नर की कविता। महिला हैं जैकलिन टर्नर। हिंदी में इनकी कविता का अनुवाद किया है राजेश चंद्र ने। कविता का हिंदी में शीर्षक है अनुपस्थित। आप कविता सुनिए। उम्मीद है कि सोमवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। बही खाते रोशन करते हैं खबरों को, नीति कार्यप्रणाली को समीकृत करती है, नियत करती है कि कौन क्या है। तुम दर्ज करते हो इसे, प्रत्यक्ष करते हो उस स्थान को जहां से हो सकता है रिसाव रोशनी का। इस बीच एक पेंसिल मिटा देती है कांपते हुए विचारों को। संख्याएं निर्धारित कर सकती हैं भूगोल को, उसी प्रकार से संतुलित भी। हर प्रकार से मैं करता हूं धारण तुम्हें, बुलाता हूं भीतर। बारिश अंततः उड़ जाती है वाष्प बनकर, और इतनी गर्मी हो जाती है कि सोया जा सके। तुम जीवित नहीं रह सकते बगैर हिम्मत, बगैर पनाले के। वापसी घिस देती है, चाहे वो कोई टाइपराइटर हो या फिर खड़ी कारों से खचाखच भरा कोई रास्ता। वृक्षलता ओट देती है, बना रहता है प्रेम। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।